Hello and welcome to all of you my YouTube channel Chemistry Glow। ओके, कैसे हो आप सबके सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को, वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इनके बारे में पढ़ा था अपन ने। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। ओके, और इसी टॉपिक पर आधारित होगा अगला वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अभिक्रिया की कोटि। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं वेग नियम। वेग नियम क्या होता है? देखो, एक जनरली अपन वेग नियम को पहले अपन समझते हैं। वेग नियम जो है ये इस बात को दर्शाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिक्रिया में जितनी भी स्पीशीज है उसकी सांद्रता से कैसे प्रभावित होता है। देखो क्या क्या समझाता है ये वेग नियम। एक तो ये समझाता है कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग सांद्रता से कैसे प्रभावित होता है, सांद्रता से कैसे प्रभावित होता है। दूसरी चीज देखो, अभिक्रिया का वेग नियम जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स मेथड है। लेकिन अपन इसको सिंपल बना देंगे, हम लोग इसे सिंपल मेथड से स्टडी करेंगे। और तीसरी चीज, और वेग नियम एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि वेग नियम आपको कैलकुलेट करना है ना, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये लेबोरेटरी कंडीशन होगी, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करोगे तभी वेग नियम का पता चलेगा, वरना वेग नियम का पता नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंट के अलावा दूसरा कोई उपाय अपने पास में नहीं। चलो एक जनरली मेथड से अपन समझते हैं, ठीक है। वेग नियम होता क्या है? देखो, वैसे तो वेग नियम होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की सांद्रता के पदों में लिखना। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में लिखना अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। लेकिन देखो, एक जनरली मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं, समझिए। आपको एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया और एक एक्सपेरिमेंट में एक रिएक्शन आई 2A + B और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से देखो क्या क्या चीजें पता चली। सपोज करके चलते हैं, अपन इमेजिन करके चलते हैं कि यदि A की कंसंट्रेशन, देखो मैंने बड़े कोष्टक में लिख दिया। बड़े कोष्टक में अगर किसी चीज को लिख देते इसका मतलब वो कंसंट्रेशन होगी, उसकी सांद्रता होगी। तो A की सांद्रता है, इसको मैंने डबल कर दिया। अब A की सांद्रता को डबल करने पर सपोज करो कि अभिक्रिया का वेग जो है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का वेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया A की कंसंट्रेशन के। एक हो गए, ठीक है। अभी अपन ने A की कंसंट्रेशन चेंज की है, डबल की है, B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है अभी अपन ने, ठीक है। तो A की कंसंट्रेशन अपन ने डबल कर दी, अभिक्रिया का वेग भी डबल हो गया, यानी कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो गया कि इसके A की कंसंट्रेशन के। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में अपन ने ये पाया कि B की कंसंट्रेशन, देखो B और बड़ा कोष्टक मैंने लगा दिया, मतलब कंसंट्रेशन हो गई, सांद्रता हो गई। B की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी और डबल करने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, B की जो सांद्रता उसकी पावर 2 के, क्योंकि अपन इसको डबल कर रहे हैं, इससे दुगना हो रहा है ना अभिक्रिया का वेग। तो B की सांद्रता जो है उसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब अपन इन दोनों को एक साथ लिखते हैं
और जब अपन इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता की घात कितनी होगी, 1 होगी, और बी की सांद्रता की घात कितनी होगी, 2। ठीक है। और जब अपन प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं हम लोग तो एक समानुपाती स्थिरांक आ जाता है k, और k यहाँ पर a की पावर 1 है और b की पावर कितनी होगी, 2 होगी। इसे ही अपन बोलते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया वेग नियम का, ये अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है, वेग नियम। इसमें जो k होता है ना, k स्थिरांक है जिसे अपन बोलते हैं वेग स्थिरांक। ओके, ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, मतलब कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर घात कितनी भी हो सकती है। सपोज करो कि मैंने A की कंसंट्रेशन डबल कर दी, ठीक है, और अभिक्रिया का वेग पहले से आधा हो गया। A की कंसंट्रेशन डबल कर दी और अभिक्रिया का वेग पहले से आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर -1 हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो गया ये, क्योंकि A की पावर आपने डबल कर दी और अभिक्रिया का वेग आधा हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फिर अपन इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो A की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब ये भिन्न के अंदर भी हो सकती है। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने A की सांद्रता 4 गुना कर दी तो अभिक्रिया का वेग हो गया 2 गुना। A की सांद्रता कितनी कर दी मैंने, 4 गुना, 4 टाइम्स कर दी, और अभिक्रिया का वेग डबल हो गया। इस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, A की पावर 1/2 की। तो देख लो, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंदर भी हो सकता है। ये घातें जो है ये भिन्न के अंदर भी हो सकती है, किसी भी तरीके से ये चीजें हो सकती है। लेकिन पता कैसे चलेगी अपने को, केवल एक चीज से, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब कई जने क्या सोचते हैं कि अपन ये जो घात है यहाँ, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, जैसे ये 2 गए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो गया 1, तो क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि इसमें अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग जो है इज इक्वल टू हो जाएगा k A की पावर 2 और B की पावर 1। नहीं, ऐसा अपन नहीं लिख सकते। ये तो अपन ने सैद्धांतिक तौर पर लिख दिया, एक्सपेरिमेंट से कोई जरूरी थोड़ी है कि ये चीजें। 2 साइंटिस्ट हुए थे, आपने अच्छी तरीके से नाम सुन रखा है, गुल्डबर्ग और वेगे। गुल्डबर्ग और वेगे ने आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, उन्होंने एक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम दिया था। और उन्होंने तो ये कह दिया था कि आप एक काम करो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते हो ना, तो जो सांद्रताएं होती है ना, सांद्रता के ऊपर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख दो, बस अभिक्रिया का वेग हो गया। यही वेग नियम है, उन्होंने तो यही कह दिया था। लेकिन बहुत सारी रिएक्शन पर जब इसको लागू किया ना, तब पता चला कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है जिस पर ये जो मेथड है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मेथड काम नहीं आता है, यानी कि ये पूरी तरीके से गलत हो गया। ठीक है, मतलब सीधा सा है कि अभिक्रिया का वेग नियम जो है ना, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तभी इसका पता चल पाएगा, वरना इसका पता नहीं चल पाएगा। ओके, चलो एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं। इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से, एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और एक रिएक्शन है इस तरीके से, मान लो ये रिएक्शन है 2A + B और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग इस तरीके से आया ना, सपोज करो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू k A की पावर x और B की पावर y, ये अभिक्रिया का वेग आ गया। ठीक है, x बराबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। इसी प्रकार y है,
ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग चीजों की अपन चर्चा करते हैं। पहली बात, ए, व्हाट इज ए? अब बताओ, ए को मैंने बड़े कोष्टक में लिख दिया, ये ए की सांद्रता है कि नहीं है? तो ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए की सांद्रता। बी, अब ये हो गई बी की सांद्रता। ओके, अब एक्स क्या है? एक्स है ए के सापेक्ष, अब ए के सापेक्ष कोटि, ए के सापेक्ष कोटि कहलाती है, ऑर्डर कहलाता है ए के सापेक्ष कोटि। और y क्या होगी? b के सापेक्ष कोटि। ठीक है, ये तो a के सापेक्ष कोटि है x, और y क्या है? b के सापेक्ष कोटि। और मैं यदि इन दोनों को जोड़ दूं, जितने भी अभिकारक है इनके घातों को मैं जोड़ दूं, यानी कि x प्लस वाई कर दूं, तो ये होगी अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि होगी। अब देखो यहां पर कोटि की भी डेफिनेशन आ गई कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ये नियम लिखा हुआ है इस अभिक्रिया के लिए, और x प्लस वाई भी तो अभिक्रिया की कोटि है। तो यहां पर अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन देखो अपन कैसे लेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो वेग नियम में, ये मैंने इसके लिए वेग नियम लिख दिया है, वेग नियम। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता, देखो ये अभिकारक है कि अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग के बराबर होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होती है। इसे ही अपन बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। और ये कोटि का पता कैसे चलेगा? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कैसी होती है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। इसको अपन टोटली n से डिनोट कर सकते हैं। सपोज x प्लस वाई हियर इज n। ओके, अब देखो a की सांद्रता और b की सांद्रता, a के सापेक्ष कोटि। अब कोटि कितनी भी हो सकती है? कोटि 0 भी हो सकती है, कोटि प्लस में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में भी हो सकती है। वो x के लिए भी यही चीज है, y भी यही चीज है। दोनों के सापेक्ष कोटि जो है ना वो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और फ्रैक्शन यानी भिन्न में भी हो सकती है। सपोज करो कि मान लो कि ये अभिक्रिया का वेग जो है, आप एक ही सांद्रता में कितना भी परिवर्तन कर दो, 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, 50 गुना कर दो, लेकिन अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो आप क्या लिखोगे? अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर 0 ही तो लिखोगे, यानी b के सापेक्ष यहाँ पर कोटि 0 नहीं होगी क्या? कुछ भी हो सकती है, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आपने यहाँ पर b की सांद्रता कितनी भी बढ़ा दी, लेकिन स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यहाँ पर b के सापेक्ष कोटि, यानी कि जो y की वैल्यू होगी कितनी होगी? 0 होगी। तो अभिक्रिया की कोटि का पता तो तब चलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, और ये k है ना, k, इसको अपन बोलते हैं वेग स्थिरांक। चलो अपन सबसे पहले वेग स्थिरांक की चर्चा करते हैं वापस। यदि मान लो यहां पर आप अभिकारकों की कुल सांद्रता 1 लेते हो, जितने भी अभिकारक है उसकी सांद्रता इकाई है 1 है, जैसे a की सांद्रता इज इक्वल टू b की सांद्रता इज इक्वल टू 1 होगी, तो फिर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा? अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू k होगा, नहीं होगा? यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? k के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको अपन बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक। इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया का वेग है ना, इसको अपन बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, मतलब अभिकारकों की एकांक या इकाई,
अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे अपन विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, और इस पर जो वेग स्थिरांक होता है ना, इसको अपन बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। ठीक है, चलो अब अपन ये काम करेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया के वेग और वेग नियतांक जो है इसकी यूनिट को, इसकी इकाई को अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो ठीक है। पहले तो अपन देखते हैं अभिक्रिया वेग की इकाई। अभिक्रिया वेग की इकाई। ओके, अब अभिक्रिया का वेग स्टार्टिंग में ये अपन ने पढ़ लिया है। अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता बटा समय, यही तो होता है अभिक्रिया का वेग। और सांद्रता की इकाई सब जानते हैं, मोल पर लीटर, और समय है इसको अपन सेकंड में लेंगे, तो फिर इसकी इकाई क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या हो गई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये तो अभिक्रिया के वेग की इकाई हो गई। अब अपन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेना क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेग नियतांक की इकाई क्या होती है। जो अपन ने के पढ़ा है ना, के की इकाई क्या होती है, ये देखिए। वेग नियतांक की इकाई, के की इकाई अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक अभिक्रिया की अपन चर्चा करते हैं। सपोज करो ये अभिक्रिया रिलेटेड 2a + b, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि a की पावर x और b की पावर y। ओके, तो फिर अभिक्रिया वेग की इकाई अभी अपन ने देखी थी। अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a x और b की पावर कितनी हो जाएगी, y। लेकिन अपने को तो k की इकाई ज्ञात करनी है ना, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताओ। k इज इक्वल टू, ये तो है मोल पर लीटर पर सेकंड, है कि नहीं। अब ये भी तो सांद्रता ही और ये भी सांद्रता, ये बटे में आ जाएगी ना। अब ये दोनों सांद्रता और सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर की पावर x एंड मोल पर लीटर की पावर y। हुई कि नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल पर लीटर, और ये दोनों घातें जुड़ जाएगी, x प्लस आएगी कि नहीं आएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, इधर भी क्या है मोल पर लीटर, और x प्लस y, ये दोनों जुड़ गई। और x प्लस y इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। अभी किया था ना अपन ने, n से डिनोट करते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर, इधर सेकंड इनवर्स है, और इसको अपन किससे डिनोट कर देते हैं, n से। ओके, अब ये n ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, नहीं होगा, ये 1 है, ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n, और साथ में क्या है, सेकंड इनवर्स। ओके, तो यह हो गई अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वेग नियतांक की इकाई से अपन ये पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, और इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, उतार लिया इसको। ठीक है, अब अपन ये जो वेग नियतांक की इकाई है,
इस वेग नियतांक की इकाई से अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। वेग नियतांक की इकाई से अपने को पता चल जाएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपको वेग नियतांक की इकाई दे देंगे, फिर आपको पहचानना पड़ता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। चलो कैसे पहचानते हैं देखते हैं हम। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। अभिक्रिया की कोटि एक साइड में तो मैं लिखता हूं अभिक्रिया की कोटि, और उसके लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी। वेग नियतांक की इकाई सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरो कोटि की रिएक्शन। मतलब ये n हो गया, n इज इक्वल टू होगी 0, तो n की वैल्यू यहां पर 0 रखो। n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 माइनस 0 हो गया तो घात 1 तो बची गई ना, तो मोल पर लीटर बच गया और सेकेंड इनवर्स बची गई। ठीक है, आगे अपन और चर्चा करते हैं। कितनी भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि। चलो अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो घात तो 0 होगी ना, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू तो 1 होगी। बचा क्या, सेकंड इनवर्स। अब आपको क्वेश्चन में दे दे k इज इक्वल टू 200 सेकंड इनवर्स, अभिक्रिया की कोटि पहचानो। तो देख लो k इज इक्वल टू 200 सेकंड इनवर्स, यहां नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, k इज इक्वल टू 200 सेकंड इनवर्स, अभिक्रिया की कोटि पहचानो। तो ये देख लो इसकी यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स से अपने को पता चल जाएगा कि सेकंड इनवर्स कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मतलब यहां पर अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं, k इज इक्वल टू वेग नियतांक की जो इकाई है वो है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। चलो मान लो कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कितनी भी ले सकते हैं, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर में यहां पर कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू क्या रखोगे, माइनस का 2, n इज इक्वल टू 2 रखोगे, 2 रखोगे तो माइनस 1 होगी कि नहीं होगी, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, और क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और सेकंड इनवर्स। कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो आप n इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं, n इज इक्वल टू -1 भी ले सकते हैं, और -1 यदि अपन यहां पर लेंगे, यहां पर मैं -1 लिख दूं, ठीक है, तो n की जगह माइनस लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 2 सेकंड इनवर्स। फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब भिन्न में भी हो सकती है, जैसे मान लो कि n इज इक्वल टू मैं 1/2 लिख सकता हूं, लिख दो यहां पर 1/2 लिख दो, तो 1/2 लिखोगे तो फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पर माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो मोल पर लीटर कितना हो जाएगा, 1/2 ही बचेगा, और क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से वेग नियतांक की जो इकाई होती है ना, तो वेग नियतांक की इकाई से अपने को यह पता चल जाता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें समझना अच्छी तरीके से, ये उतारते रहना, स्क्रीनशॉट आप बराबर लेते रहिएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, k इज इक्वल टू 3 इंटू -3 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स, और इसके लिए अपने को यह पहचानना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखो क्वेश्चन है ये, अब क्वेश्चन आते ही गए होगे तो टेंशन हो जाती है कि क्या करें। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें कैसे हुआ, देखो आप अभी मैंने बताया था कि वेग नियतांक की इकाई होती है मोल पर लीटर 1 माइनस l सेकंड इनवर्स, ओके, इज इक्वल टू, यहां पर क्या दे रखी है, यूनिट लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं,
कि मोल पर लीटर की पावर -2, लीटर ऊपर जाएगा तो +2 का होगा कि नहीं होगा? अरे लीटर ऊपर जाएगा तो +2 का हो जाएगा ना। और ये सेकंड इनवर्स, ये लो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स तो मर गया, ये तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को खत्म कर दिए। अब मोल पर लीटर इधर मोल पर लीटर, यानी कि 1 - n = -2 हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर माइनस का n = -2 - 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो n कितना हो गया 3। कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई है? तीसरी कोटि या तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि का पता अपन कर सकते हैं किससे? वेग नियतांक की जो यूनिट होती है ना, इकाई होती है, उससे अपन अभिक्रिया की कोटि का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब वेग नियम से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। एक रिएक्शन है ए और बी, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये तो पता चल गया कि वेग नियम जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऐसे नहीं कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप पावर के रूप में लिख रहे हो ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो एक ही रिएक्शन है ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि ए के सापेक्ष कोटि 2 तथा बी के सापेक्ष कोटि -1 हो तो अभिक्रिया का वेग नियम लिखिए। वेग नियम लिखिए। ठीक है, चलो लिख देते हैं इस अभिक्रिया का वेग नियम। क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? अभिक्रिया का वेग नियम मतलब इसमें अभिक्रिया वेग R = क्या हो जाएगा K। A के सापेक्ष कोटि कितनी है 2, तो ये लो। B के सापेक्ष कोटि कितनी है -1, तो ये लो। बताओ लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लिख दिया ना। तो फिर बताओ कि ये लिख दिया तो ये अभिक्रिया का वेग नियम हुआ कि नहीं हुआ? ये अभिक्रिया का वेग नियम हो गया। इसी में से दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी? मार्कर भी थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे। अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी? अब कुल कोटि में दोनों को जोड़ दो, n = क्या हो जाएगा? ये भी नहीं चल रहा, क्या करें? n = ये क्या हो रहा है भैया? वैसा मार्कर ही नहीं चल रहा। देखते हैं, नहीं इसने जवाब दे दिया। हाँ चलो इसको चला करके देखते हैं। तो n = कितना हो जाएगा 2 + -1, यानी कि कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, यानी कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? तीसरा क्वेश्चन, अब देखो तीसरे क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि A की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव होगा? चलो देखते हैं अपन इफेक्ट। चलो ठीक है, इसको मिटा दूं ऊपर वाले को, ये लो हेडिंग भी मिटानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में जो अभिक्रिया का वेग है वो पहले ये था, जब रिएक्शन चालू है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में ये प्रारंभिक वेग कहलाता है। R1 = कितना हो गया यहाँ पर? R1 = हो गया K A⁻² और B⁻⁻1। अब अपन ने क्या कर दिया कि A की सांद्रता कितनी कर दी? दुगुनी कर दी। तो जो दूसरा वाला वेग है R2, जिसको अपन लास्ट वाला वेग भी कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा K, और A की सांद्रता आपने कितनी कर दी? दुगुनी कर दी। B की सांद्रता पर कोई भी चेंज आपने नहीं किया, लेकिन ये तो दुगुनी कर दी ना, (2), और B की सांद्रता कितनी हो गई? -1 है। ये B की पावर कितनी है? -1।
बी की सांद्रता आप यहाँ पर परिवर्तित नहीं कर रहे हो। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब ये कह रहा है कि यदि आपने ए की सांद्रता दुगुनी कर दी तो फिर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आप R2 को डिवाइड कर दो R1 से, मतलब आप ये इक्वेशन है कि 2a की पावर 2 b की पावर -1 के a की पावर 2 और b की पावर -1। ओके, ये b की सांद्रता है, ये मर गई, k मर गया, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये a की सांद्रता भी मर गई और 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी, कितनी हुई 2 की पावर 4, a की सांद्रता तो मरी गई, ठीक है। तो फिर वैल्यू क्या है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हुआ नहीं हुआ। तो R2 यानी जो बाद में वाला वेग है वो 4R1 हुआ नहीं हुआ, पहले से कितना हो गया, 4 गुना, मतलब अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाएगा, ये ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग अभिक्रिया के वेग नियम को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अगले वाले वीडियो में, और अगले वाले वीडियो में ही अपन अभिक्रिया की कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आणविकता, इसके बाद में चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया का वेग नियम, नीट IIT में क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। अच्छी तरीके से देखोगे, वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।